बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा क्लास लेकर के आया हूं जिसको अगर आप लोगों ने पूरा एकदम देख लिया तो 20 से 25 नंबर एकदम पक्के हो गए, क्योंकि मैंने जिन प्रश्नों का पूरा संग्रह लेकर के आया है भाई वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है ना, ये वो चुनिंदा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर के लास्ट तक आपने पूरा वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो समझ लो कि इतिहास आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैं पूरे आपका सामाजिक विज्ञान के जितने भी हैं वो सारे कंप्लीट कराऊंगा ताकि आप लोगों का सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर आप पा सको। ठीक है ना, मैं इसमें बहुविकल्पी और उसके बाद अति लघु, लघु, फिर उसके बाद दीर्घ जिसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये सारे का मैंने निचोड़ एकदम इस वीडियो में बताया है। बस आप लोगों को लास्ट तक देखना है भाई, आप बीच में स्किप करके मत देखिएगा, ना ही उसे छोड़िएगा, नहीं तो भाई एक पछतावे का कारण बनेगा, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट उन प्रश्नों की ओर जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही दमदार हैं, है ना। चलिए ठीक है। तो आप लोग यहां पर देख रहे हो कि भाई 100% बोर्ड में आने वाले मास्टर प्रश्न है ये। ठीक है ना भाई। तो उसके बाद आप सबके लिए एक शुरू करने से पहले एक छोटा सा शायरी है, तो मोटिवेशनल है, जो कि सुनना चाहिए हर किसी को कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, तस्वीर बदल ले, है ना। तो चलिए इसी के साथ अपना शंखनाद करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई। ठीक है ना, तो आपके पास इतने सारे विकल्प हैं, 4 विकल्प आपके सामने आएंगे, उनमें से जो सही विकल्प होगा उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका प्रश्न का जवाब आपको पता है तो कमेंट में आप लोग फटाफट बता सकते हैं। ठीक है ना, वैसे ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वह 1789 ईस्वी में हुआ था, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठनों की स्थापना किसने की थी। ठीक है ना भाई, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में आप लोग फटाफट बताइएगा। ठीक है ना, वैसे इसमें आपका सी विकल्प सही है, जूसेपे मैथेस्नी। ठीक है ना भाई, तो ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सबसे मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन से हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की सही तिथि क्या थी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसमें 10 अप्रैल 1999, 13 अप्रैल 1999, 15 अगस्त 1999, 26 जनवरी 1920। तो इसमें कौन सा सटीक डेट है वो आपको बताना है ना भाई। तो इसमें आपका जो विकल्प है वो बी विकल्प है, यानी खैवा सही है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। फिर हम आगे चलेंगे, चौथा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है ना भाई, तो आपके पास 4 विकल्प है, इसमें से जो विकल्प है उसको आप लोग कमेंट में फटाफट बताइएगा, है ना। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इसका आपका पहला विकल्प सही है, रॉलेट एक्ट और खिलाफत का मुद्दा, है ना। चलिए ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, है ना। तो आप यहाँ जवाब देंगे सर 1914 ईस्वी में, है ना। चलिए ठीक है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्योंकि समय कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करना है। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो आप कहोगे कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था, है ना, बिल्कुल।
तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके हल कर सकते हो पूरी तरीके से। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? भाई किसने दिया था, फटाफट कमेंट में बताइए। तो जवाब आएगा महात्मा गांधी, है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस तरीके से आपका खवा विकल्प सही है। अगला है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी। तो कौन थे भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, यानी ख विकल्प आपका सही है। फिर आपका 10वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बस इतना ही एमसीक्यू, आप जितना मैं बता रहा हूँ ना, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज की वीडियो में जितना भी सब कुछ बताऊंगा वो सारी चीज बस आप तैयार कर लो। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। पुनर्जागरण का अभ्युदय सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? ठीक है ना भाई, किस देश से हुआ था भाई? फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। कहाँ से हुआ था भाई? इटली से हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे सारे मैंने बता दिया है आपको, समझ में आया कि नहीं है? बस इतना ही आपको एमसीक्यू तैयार करना है इतिहास से, है ना। फिर हम बात करेंगे अगला जो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये सारे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक चीजों को मेरी बात मान करके एक एक चीजों को आप लोगों को क्या करना है? तैयारी करना है ना भाई। सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, कि निरंकुशवाद क्या है? ठीक है ना। तो निरंकुश का मतलब होता है मनमानी, मतलब जो मनमानी करता है उसको मनमानी करने से ना रोक पाओ, वही क्या है? निरंकुशवाद है। तो चलिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे? तो कहेंगे आप ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश मतलब कंट्रोल नहीं होता है, उसे ही आप निरंकुशवाद कहते हैं। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकारें कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती थी, मतलब अपने सेना के दम पर चाहे जो करवा ले जो उनके मन में आए, ठीक है ना, फिर भी उन पर कोई भी अंकुश ना लगा पाए, कोई भी रोक ना लगा पाए, उसी को क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। फिर आपका आता है दूसरा प्रश्न, उदारवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि उदारवाद क्या है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको लिख करके बताया हूँ सेम ऐसे ही आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि उदारवाद शब्द लैटिन भाषा, यहाँ लैटिन है भाई, लैटिन भाषा के मूल लेबर से बना है या आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। राजनीतिक अर्थ है, इसमें हेडिंग डालेंगे राजनीतिक अर्थ, तो इसमें लिखेंगे एक ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो और संविधान व संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में हो, उसे आप क्या कहोगे? राजनीतिक कहोगे। फिर आर्थिक अर्थ क्या है भाई इसमें? तो बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करना। ठीक है, तो इस तरीके से उदारवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही लिखना है ना। चलिए, अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर आ जाते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, इसे काला कानून क्यों कहा गया, है ना। तो इसमें आप बताएंगे एकदम विस्तार से, जैसे मैंने यहां पर बताया एकदम सेम लिखेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था। क्या था इसके बारे में लिखे, हेडिंग क्या था? तो बताओ। इस कानून के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों के बिना मुकदमा चलाए 2 साल जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, है ना। फिर इसे काला कानून क्या था ये तो पता चल गया कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, ठीक है ना भाई, उनको सब कुछ एकदम बिना कारण की बिना होती मुकदमा किए भाई इसको जेल में ठूस दो अपना 2 साल के लिए। फिर काला कानून क्या भाई? तो इसे लिखेंगे, इसे काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि यह अन्यायपूर्ण था और भारतीय लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता था। तो इस तरीके से आप तीसरे प्रश्न को कंप्लीट रूप से ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि साइमन कमीशन भारत कब आया और इसका विरोध क्यों हुआ। ठीक है, तो मेरे मतलब समय कम है बाबू, तो फटाफट आप लोग देख लो, है ना, क्योंकि ज़्यादा समझाने का तो ये है नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रश्न हैं उनको आप देख लो। ठीक है ना भाई पूरा। तो
साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। कब पहुंचा भाई? 1928 में भारत पहुंचा। विरोध का कारण क्या था? तो आप कहोगे कि इस 7 सदस्यीय कमीशन में भी एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों ने इसे अपने आत्मसम्मान के खिलाफ माना और साइमन वापस जाओ के नारों से इसका विरोध किया। ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से साइमन कमीशन भारत कब आया और इसका विरोध क्यों हुआ, तो ये मैंने पूरा डिटेल में उत्तर दे दिया। आपको बस ऐसे ही अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? तो आप लिखोगे इसमें कि पिकेटिंग विरोध प्रदर्शन या आंदोलन का एक स्वरूप है। इसमें प्रदर्शनकारी किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के प्रवेश द्वार को रोक लेते हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग बड़े पैमाने पर की गई थी। ये समझ में आया कि नहीं भाई कि पिकेटिंग क्या होता है? चलिए ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो इसमें आप लिखोगे, बताओगे कि औपनिवेशिक शासन यानी ब्रिटिश काल के दौरान अनुबंध के तहत काम करने वाले मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। इन्हें एक निश्चित समय, आमतौर पर 5 साल के लिए दूसरे देशों जैसे फिजी, गयाना, त्रिनिदाद में बागानों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश होने के कारण इन्हें गिरमिटिया कहा जाने लगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। फिर अगला जो क्वेश्चन है, वीटो या निषेधाधिकार से क्या तात्पर्य है? तो आप कहोगे कि वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैं मना करता हूँ। यह एक संवैधानिक शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या निकाय जैसे यूएन के अस्थायी सदस्य किसी कानूनी प्रस्ताव या निर्णय को अकेले ही रोक सकता है, भले ही बाकी बहुमत उसके पक्ष में हो। है ना? चलिए ठीक है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन नंबर 8वां। बस जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं तैयार करना भाई। बस जो भी मैं बता रहा हूँ, रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? तो आप कहोगे कि रेशम मार्ग प्राचीन मध्यकाल में दुनिया के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। यह मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। इस मार्ग से केवल चीनी रेशम ही नहीं बल्कि भारतीय मसाले, कपड़े और कीमती धातुएं भी आती जाती थीं। यह व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों के जैसे बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म के प्रसार का भी मुख्य माध्यम था। ठीक है? तो इस तरीके से देखो। उसके बाद पांडुलिपि क्या है? ठीक है, पांडुलिपि क्या है देखो ध्यान से। पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपि क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय में देखो कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आप लोग भाई, मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जा करके आप पूरे चीजों को एक अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हालांकि देखो भाई, आपके पास समय कम है। ठीक है ना? तो ज्यादा आप इन सब चीजों पे ध्यान ना दे करके आप अपने उन चीजों पे तैयारी कीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है? 1815 की वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ये प्रश्न हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर इटली के एकीकरण में मेतेस्नी, काउर, गैरिबाल्डी के योगदान को लिखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना? फिर इसके बाद आ गया आपका सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या था? ये फिर उसके बाद पूना पैक्ट क्या है भाई? ये इसके बारे में है पूरा क्वेश्चन। फिर उसके बाद 1929 की महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ भरे पड़े हुए हैं। ठीक है ना? आप लोग पूरी की पूरी चीज़ों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। है ना? ये भाई इतने ही हैं जो आपको पूरे के पूरे आपको 20 से 25 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।